हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार क्विज मास्टर में। क्विज मास्टर आ पार्ट ऑफ एग्जामपुर। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये क्लास किस चीज़ के लिए है? एक सेकंड मुझे देना ज़रा। तो दोस्तों, ये जो क्लास है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन की आप जो तैयारी कर रहे हो, जिसका एग्ज़ाम अभी हाल ही में होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग आज मॉडल पेपर 2 कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत ही अच्छी क्लास है। हाँ बिल्कुल, इसको ध्यान से पढ़ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट हो चुकी है क्लास, चलिए स्टार्ट हो चुकी है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। और आपको 38 क्वेश्चन जो मिलते हैं जीके के जो 38 क्वेश्चन मिलते हैं, आपको नीचे बाद में कमेंट करके मुझे बताना है कि सर मैंने इतने क्वेश्चन ठीक ठाक बना लिए इसमें से। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं इसमें फालतू का करते हैं। आप लोग धीरे धीरे जुड़ जाना और आप सभी लोग शेयर कर देना क्लास को, जितना हो सके उतना क्लास को शेयर करिएगा। चलिए, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से इन स्थानों में से किससे संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 1 का सभी लोग आंसर बताइए और सभी लोग सही आंसर बताने की कोशिश करिएगा। सभी लोग सही आंसर बताने की कोशिश करिएगा। चलिए, इनके बारे में बता देता हूँ कि पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष से पहले 850 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इच्छानुवासी अश्वेन उनके पिता तथा महारानी वामा उनकी माता थी। इनका चिन्ह सर्प है। चिन्ह क्या है? इनका चिन्ह सर्प है। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या आएगा? ए आएगा। पहले का क्या आएगा? वाराणसी। मैंने अच्छे से बताया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेना, बिल्कुल कमेंट करके शेयर करिएगा सभी लोग। लेकिन ये देखो, यहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये पहली बात तो 23वें तीर्थंकर थे। दूसरी बात, महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले 850 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। ये इक्ष्वाकुवंशी अश्वेन उनके पिता का नाम था, महारानी वामा उनकी माता का नाम था। इनका चिन्ह सर्प है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? नहीं, तीन ही ऑप्शनों में से बताओ, तीन ही ऑप्शनों में से कि वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा होगा? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए उत्तर सही आएगा। क्या आएगा? वैदिक संहिताएं, वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। तो क्या आएगा इसका सही उत्तर? उपनिषद। बिल्कुल, ये इसके सही क्रम में है। अगला क्वेश्चन है कि 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो कुछ भी एग्जाम में जीके में पूछ दिया जाता है, जैसे कि आपसे 49,568 की फर्स्ट शिफ्ट में पहला पेपर में क्वेश्चन था कि दशामेव यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि देने वाले की योग देवता का नाम बताओ। तो जिस बच्चे को पता होगा, काफ़ी कम बच्चों को पता होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें कौन पढ़ता है, लेकिन पूछ लेते हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा अच्छे से कि जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए, जो आपका सिलेक्शन दिला पाए। तो 3 का क्या आएगा आपका? बी आएगा। बोगाज कोई से। क्या आएगा? बोगाज कोई से। सही उत्तर इसका बी आएगा, बोगाज कोई से। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व से के कुछ अभिलेख मिले, जिनमें ऐसे राजाओं का भी उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे। ठीक है, और इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करने का वर्णित थे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से पढ़ना।
कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में इंडिया में एंटर किया, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? तो बच्चा जल्दी बताओ, इसका सही उत्तर क्या आएगा? चलिए, तो सही उत्तर क्या आएगा? डी आएगा, मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में संधि पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। यह अरब देश का था। कहाँ का था? यह अरब देश का था। इस आक्रमण का कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। तो सबसे पहले की बात हुई तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है बच्चा। और आप लोग चैनल से वाकई में अगर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और इस वीडियो को भी शेयर कर दो। जल्दी से 50+ वॉचिंग की तरफ प्लीज़ इस क्लास को लेकर जाएं। अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये नोट कर लेना, जो क्लास कराता हूँ मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश कौन? इल्तुतमिश 1210 से 1237 ईस्वी बैठा। अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो इसका सही उत्तर जो आएगा आपका 5 का, वो आएगा इल्तुतमिश। और एग्जाम में अगर एक ये भी पूछा जा सकता है कि अजमेर का मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो अजमेर का मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ये कब तक बैठा? ये 1210 से 1236 तक। कितने साल हुए? कमेंट करके बताओ। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? क्वेश्चन नंबर 6। मेरा तो ये मानना है कि अल्टीमेट क्वेश्चन है। ऐसा कंटेंट आपको सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है, ओनली ऑन वन प्लेस ऐसी है जो आपको पता भी है कौन सी जगह होगी, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। एग्जामपुर। तो एग्जामपुर, और ये आपका पार्ट है एग्जामपुर, क्विज मास्टर एग्जामपुर का ही पार्ट है। तो ये जो कंटेंट देने में ही माहिर है, ऐसा कंटेंट आपको ऑल ओवर इंडिया पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ने को तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो। लोग टॉप 100, टॉप 500, टॉप 50 सब पढ़ाते हैं। जो आप टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ते हो वो आपके साथ 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन लोग और भी तो पढ़ते हैं। आप अकेले नहीं पढ़ते हो, यानी कि आपको उससे बहुत ज़्यादा बेहतर पढ़ना पड़ेगा। ये टॉप 50 वगैरह से कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो कैसा बेहतर पढ़ रहे हो या कैसा पढ़ रहे हो। जो आपको एग्जाम में मार्क्स दिला सकता है, एग्जाम में सेम क्वेश्चंस पूछे जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो लोग बी आंसर बता रहे हैं, बघेल भीम, बी, यानी कि 1178 ईस्वी में। कब? 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ बघेल वंशीय शासक भीम द्वितीय, कौन? बघेल वंशीय शासक थे भीम द्वितीय, मूलराज सेकंड का शासन था। आबू पर्वत की तलहटी में इसने गौरी को पराजित कर दिया। यह गौरी का भारत का प्रथम पराजय थी। जो मोहम्मद गौरी ने भारत की प्रथम पराजय हासिल की, यह पहली पराजय थी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या आएगा कि इन में से किसने कहा था। चलिए बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या आएगा? बीजी तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक जी का था। ये स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, नाम अमर कथन बाल गंगाधर तिलक जी का था। ठीक है, अब देखो इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं।
तो ये जो उदारवादी नेता थे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? तो उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। चलिए अगला है आपके सामने। और 1905 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, कब हुआ? 1905 में आपका कांग्रेस का अधिवेशन में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। किसके? कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। उसी समय करो या मरो नारा दिया 1942 ईस्वी में गांधी जी ने करो या मरो डू और डाई का नारा दिया 1942 ईस्वी में गांधी जी ने दिया था। कब? 1942 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सूत्र होगा बैजी यानी बाल गंगाधर तिलक। पता नहीं किस किस को आंसर पता था। फिलहाल इसमें 10-12 बच्चे लाए हुए हैं, वो लोग सही आंसर कर रहे हैं। अगर आप लोग वाकई में चाहते हो कि सर वाकई में बेहतर पढ़ा रहे हैं, बेस्ट कंटेंट मिल रहा है हमें, तो आप लोगों को इस क्लास को थोड़ा तो सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसे रहेगा तो बहुत गलत बात है दोस्त। प्लीज़ एक बार इस क्लास को शेयर करो। ना चाहते हुए भी बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग मोटिवेट नहीं करते हो। 1-2 बच्चे लाए हो, 1-2 बच्चे लाए, इससे अच्छा तो मैं क्लास को बंद कर दूं। और इतनी बेहतरीन तरीके से क्लास करा रहा हूं आप लोगों के लिए, इतनी बेहतरीन तरीके से करा रहा हूं। क्या आप लोगों को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता है? क्या आप लोगों को जरा सा भी नहीं लगता कि सर लगातार हमारे लिए मेहनत करे जा रहे हैं और हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम उनकी क्लास को शेयर करके 100, 200, 300 वॉचिंग की तरफ लेकर जाएं, ताकि हमें बेहतरीन कंटेंट मिल सके और हम एग्जाम में टॉप क्वालिफाइड कर सकें। बाकी आप लोगों की मर्जी। अगर ऐसा रहा तो मजबूरन क्लास तो बंद करनी पड़ जाएगी। फिर हद हो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अभी आप लोग फालतू बकवास वीडियो देखने में बहुत आगे हो जाते हो। फालतू की जो बकवास वीडियोज होती हैं, पर जिससे आपकी लाइफ बनेगी, फ्यूचर सिक्योर होगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ पढ़ाया जा रहा हूँ, मैं क्या कमेंट नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा पढ़ाने में ध्यान देता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ बच्चे अपने मन मस्ती में लगे पड़े हैं सब, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, शेयर करो यार सभी लोग। बहुत मैं क्लास इतनी मेहनत तो है, ये 12 बच्चों के लिए नहीं हो रही यहाँ पर। क्या पढ़ाऊँ बताओ, क्या पढ़ाऊँ यार? जब अंदर से इच्छा होती है पढ़ाने की तो अलग ही जुनून निकलता है पढ़ाने का। क्या पढ़ाऊँ बताओ, कैसे पढ़ाऊँ? दिल भी हो रहा है पढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आएगा आपका बी, अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति से ये जुड़े हुए थे। उसी समय भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 ईस्वी में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन हुआ। तो कब हुआ? 1907 ईस्वी में क्या हुआ? कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन हुआ था 1907 में। अगला है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ठीक है, तो किस किस से मिलती है बच्चा? ये आपकी मिलती है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन? पहला आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। याद रखोगे तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है। एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें पूछा जा सकता है कि इनमें से किस राज्य की सीमा रेखा भारत के राज्यों से मिलती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के राज्यों से मिलती है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इनमें से किससे मिलती है। तो आप ऑप्शन याद करो, याद रखेंगे आप सभी लोग। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तो हिमाचल पहले, हरियाणा,
ही दोनों में आ रहा, यानी कि हिमाचल और हरियाणा याद हो जाएगा आपको। राजस्थान में क्या होता है, खम्मा गढ़ी। राजस्थान को भी आप लोग लैंग्वेज से याद रख सकते हो, ठीक है। हिमाचल हरियाणा की लैंग्वेज, हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज से याद रख सकते हो। MP छत्तीसगढ़ बिहार का बोलतानी हो तो हर खोपड़ी में बात ना घुसतानी, ऐसा करके लैंग्वेज है। तू वीडियो शेयर ना करतानी, ऐसा करके कुछ आता है ना। तानी बाबा ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। झारखंड से मिलती है, ठीक है। अगर बात की जाए केंद्र शासित राज्य की, तो राज्य पूछा गया हो तो इसमें दिल्ली को भी शामिल करते हुए उत्तर विकल्प D सही, यानी कि 9 सही होगा अगर आपका केंद्र शासित पूछा जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राज्यों की संख्या पूछी गई है केंद्र शासित में, तो केंद्र शासित नहीं आ रहा, तो ये D नहीं सही होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए किस प्रदेश की सीमा मिलती है, तो वो नेपाल की मिलती है, यूपी की। यूपी राज्य की जो सीमा मिलती है वो नेपाल से मिलती है। किस प्रदेश की, तो नेपाल से, विदेश से, ठीक, नेपाल से। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि बांधों और उनकी नदियों के जोड़े बनाइए जिन पर वे बने हैं। चलिए, तो ये किन किन पर बने हैं ये आपको जोड़े में बताना है। बांध और नदी, इसका सही बताना है। ऐसे सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? उकाई महानदी, राणा प्रताप सागर, रावी, थीन, चंबल या फिर हीराकुंड ताप्ती। तो इसका सही उत्तर अच्छा क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। उकाई क्या होगा? उकाई का होगा मतलब ताप्ती से। उकाई जो बना हुआ है वो उकाई बांध बना हुआ है ताप्ती नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है आपका चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है आपका चंबल नदी पर। याद करें ना इसको, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। 4 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं आपके। थीन बांध बना हुआ है रावी नदी पर। थीन बांध बना हुआ है रावी नदी पर। हीराकुंड बांध बना हुआ है आपका महानदी पर। हीराकुंड बांध बना हुआ है डियर महानदी पर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, सेम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ये आपका राणा प्रताप सागर बांध ताप्ती पर। तो हीराकुंड याद रखिए, हीरा और थीन तो इंपॉर्टेंट है। तो हीराकुंड आपका है महानदी, थीन आपका रावी। चलिए ऑप्शन ए यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है, इस तरीके से। अगला शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया द्वीप है? शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? क्वेश्चन नंबर 12। तो शिव समुद्र जो है किस नदी द्वारा बनाया हुआ द्वीप है? शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया हुआ द्वीप है? तो शिव समुद्र, इसका उत्तर आ जाएगा कावेरी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। शिव समुद्र द्वीप भारत की प्रायद्वीप नदी कावेरी नदी पर स्थित है। ये कहाँ पर है? जो कि कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर डियर? कर्नाटक राज्य में है। शिव समुद्र द्वीप कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है। इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली, क्या इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? तो इसका उत्तर आएगा बी, सबसे बड़ी यूरोपियन खाने, यूरेनियम खाने। तो ये कहाँ पे आ गया है? तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। किसके लिए? सबसे बड़ी यूरेनियम खाने, ठीक है। तो सबसे बड़ी यूरेनियम खाने तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश में मिलती हैं। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से कवर होता है कि सबसे बड़ी खाने कहाँ मिलती हैं यूरेनियम की? तुमलापल्ली यूरेनियम की आंध्र प्रदेश में मिलती हैं। इसे मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मेटल ऑफ होप के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेटल ऑफ होप के नाम से, ठीक है, आंध्र प्रदेश यानी कि तुमलापल्ली को जाना जाता है, ठीक है बच्चा, याद रखना। तो 18 जुलाई 2011 को तुमलापल्ली में यूरेनियम के विशाल भंडार की खोज हुई थी। 18 जुलाई 2011 को तुमलापल्ली में यूरेनियम के विशाल भंडार की खोज हुई है। अगला, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? 14 का सी आएगा सही उत्तर, पेराम्बूर। पेराम्बूर में रेलवे डिब्बों का निर्माण किया जाता है, पेराम्बूर में। तो तमिलनाडु के पेराम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। तमिलनाडु के पेराम्बूर में
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जहां सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1952 में, स्थापना की बात की गई रेल के डिब्बे की तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। इस प्रकार के कारखाना हल्दिया में भी स्थित हैं। अगला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का, ये मेगा स्टार लिखा हुआ है, मेडागास्कर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कतई शेयर ना करो, बट एक बच्चा देख रहे हैं ना, मैं इस एक बच्चे के लिए अपनी जान फूंक दूंगा पढ़ाने के लिए, मैं उस एक बच्चे के लिए, क्योंकि उसने वो भरोसा करके पढ़ रहा है, वो भरोसा करके पढ़ रहा है। कतई शेयर ना करो बिल्कुल। और मुझे पता आप लोग नहीं करोगे सर, आप पे जू नहीं रेंगती, कान पे घंटा फर्क नहीं पड़ता आपको, कोई सामने वाला कितना अच्छा पढ़ा ले, कितना बेहतर कंटेंट दे ले, कितनी आप लोगों के लिए जान फूंक ले, बट आप लोग शेयर नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, कतई ना करो, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा, और ऐसा कंटेंट कि आपको एग्जाम में चुटकियों में आपका एग्जाम निकलेगा। जब आप पेपर देने जाओगे ना, जब जीके करने बैठोगे तो आप कहोगे यार जीके तो ऐसा लग रहा है कि रटी हुई है। मतलब कक्षा 2 का पेपर आपको ऐसा लगेगा कि जब आपने क्लास 8 का पेपर दिया होगा तो आपको बहुत कठिन लग रहा होगा जब आप क्लास 8 में होंगे। फिर जब आप क्लास 10th में आओगे तब आपको लग रहा होगा अरे यार क्लास 8 तो कुछ नहीं है। फिर क्लास 12th में जब आओगे तो कहोगे यार क्लास 10th तो कुछ नहीं था। जब आप ग्रेजुएशन करोगे, बीएससी बीए करोगे, ठीक है, तब आप कहोगे यार 12th कुछ नहीं था। जब आप नौकरी पालोगे यूपी पुलिस की, कांस्टेबल की, जेल वार्डर की, तब आप कहोगे वो ग्रेजुएशन कुछ नहीं था। जब आप यूपीएसआई की नौकरी पालोगे तो कहोगे कांस्टेबल कुछ नहीं था। जब आप आईपीएस बन जाओगे तो आप कहोगे कि यूपीएसआई कुछ नहीं था। तो लेवल जब आप अप करते जाओगे तो नीचे की चीज़ें कम लगती जाएंगी। इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप जीके एग्जाम में देने जाओगे एकदम अल्टीमेट, क्योंकि इसीलिए तो दिन रात मेहनत की जा रही है कि बच्चों आपको बेहतर कंटेंट मिल सके। आप पे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी कर ले इंसान, सामने वाला जान फूंक के रख दे, और फूंक के रख क्या दे, रख दी ही है, इससे ज़्यादा क्या रख दूँ। पंद्रह का सही उत्तर आएगा ग्रीनलैंड। एक सेकंड देना जरा। ग्रीनलैंड, सी उत्तर इसका सही आ जाएगा। 15 का क्या आ जाएगा? सी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड उत्तरी अंटार्कटिका है। क्या है? उत्तरी अंटार्कटिका है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है, आप लोग एक बार लिख लेना, क्षेत्रफल 2175,597, इसको आप लोग लिख लेना। 21,75,597 इसका क्षेत्रफल है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन 15 का सही आ गया समझ में? कोई डाउट अगर हो तो आप लोग कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा, दोबारा पढ़ा दूंगा। अगला है मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह यहाँ पर इटली लिखा हुआ है। क्या है? मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका जो सही उत्तर आएगा हवाई द्वीप का समूह। क्या आएगा? हवाई द्वीप का समूह। ए, मौना लोआ जो है हवाई द्वीप का समूह अमेरिका पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है अमेरिका पर स्थित है, वो याद रखिएगा। दस्त ए लुट अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17। दस्त ए लुट अवस्थित है ईरान में, लीबिया में, केन्या में या फिर नाइजीरिया में। तो ये जो आपका स्थित है ये ईरान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ईरान में स्थित है। विश्व का 25वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दस्त ए जो स्थित है ये विश्व का 25वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह विश्व के सबसे सूखे एवं गर्म स्थानों में से एक है, ईरान, दस्त ए लुट। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका मानव होने के नाते मानव
गरिमा पर, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखो कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो हमारा जो भारत का संविधान है, इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। जिन्होंने बनाया वो बहुत ही हाई लेवल के पढ़े लिखे व्यक्ति, वकील थे, कोई कुछ था। तो इन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान को देखा। कितने? 60 देशों के संविधान को देखा और उसके आधार पर इन्होंने हमारा संविधान बनाया, जो कि इतना कठिन संविधान है कि उसको एक बार तो क्या 10 बार भी पढ़ने में जल्दी समझ में नहीं आता। जल्दी क्या, बहुत ही मुश्किल है, रेयर चीज़ों से वो समझ में इतनी जल्दी आता भी नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये जो समवर्ती सूची का अवधारणा ग्रहित है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। किसके संविधान से बच्चा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के संविधान, भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन करने के बाद किया गया। मैंने अभी बताया आपको, विभिन्न देशों द्वारा लिए गए कुछ जो है उपबंध निम्नलिखित हैं। जैसे कि अब देखो, कनाडा से क्या लिया गया? भारत राज्यों का संघ है। ये कहाँ से लिया गया बाबू? कनाडा से लिया गया। तथा संघ से अधिक शक्ति निहित है। तथा संघ से अधिक शक्ति निहित है, भारत राज्यों का संघ है, ये कनाडा से लिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। देखो कितनी अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है आपको। दूसरा चीज़, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? संघ राष्ट्र संबंधों की समवर्ती सूची होगी। ये कहाँ से लिया गया? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अमेरिका से आपके मूल अधिकार लिए गए हैं। अमेरिका से जो मिलता जुलता अपना संविधान, वो मूल अधिकार हैं, जो आपके मूल अधिकार होते हैं। ग्रेट ब्रिटेन से शासन की संसदीय, ये ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। यूके से आपकी प्रणाली का संविधान लिया गया है। शासन की संसदीय का संविधान ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। यूके से आपकी प्रणाली का लिया गया है। ठीक है, बिल्कुल। अगला है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का है। चलिए भाई देख लेते हैं झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है। यह समय बदल गए हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ, इनमें से कोई है? झारखंड के नए मुख्यमंत्री इनमें से कोई है? आप लोग कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 21। बाबू आज ही तो क्लास सही टाइम पे नहीं हुई शिवकांत जी। रोज सही टाइम पे होती है, रोज सही टाइम पे होती है। आज नहीं हुई तो आज आपने हंगामा खड़ा कर दिया। कभी कभार समझा करो चीज़ों को, कभी कभार कोई चीज़ हो जाती है ऐसी। चलिए अच्छा, कौन है इनके मुख्यमंत्री, आप लोग बताओ जरा। तो इनमें से बाबू कोई नहीं है, इनमें से आपके कोई नहीं है झारखंड के नए मुख्यमंत्री। बिल्कुल। अभी कौन है ये आपको बताना है। हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन है। फिलहाल ये क्वेश्चन तो आपका प्रैक्टिस सेट में दिया गया हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलो याद कर लो, इसको भी काम में आ सकता है। हेमंत सोरेन, ये झारखंड के नए सीएम है। छोड़ो इसको, ना याद करो, वही बेहतर है। अगला देखो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का उपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन के 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। 170 क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका उत्तर आपका क्या आएगा? ए आएगा, सिक्किम। सिक्किम ही इसका सही उत्तर आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 कि धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष। तो ये धर्मनिरपेक्ष पहले नहीं था भारत में, जो जब ये हुआ, क्या बोलते हैं, आपका संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये जोड़ा गया है। आज तो वाकई में आप लोगों ने अपनी हद पार कर दी। हद पार कर दी, मतलब एक बच्चे ने भी क्लास को आज शेयर करने का काम नहीं किया।
सर ये क्लास करवा दो, सर रीजनिंग भी करवा दो, सर हिंदी भी करवा दो, सर ये करा दो वो करा दो। किसको करा दो? दीवालों को करा दो, जब कोई आप लोग आओगे नहीं लाइव। चलिए कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका उत्तर आएगा बी, 42वें संविधान संशोधन में। इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आएगा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है? 24। तो इसका उत्तर क्या आएगा? जलप्रपात। जलप्रपात क्या है बाबू? 24। हाँ, वायुमंडल से पानी का वाष्प से संघनित होकर गिरना, ये वृष्टि प्रक्रिया में आता है। ओस, कोहरा, वर्षा वृष्टि की प्रक्रिया है, परंतु जलप्रपात इस तरह की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। बाकी ओस, कोहरा, वर्षा ये है वृष्टि की प्रक्रिया। अगला, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत सरल भी है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? आप सब लोग बताओ। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कोई पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर्वप्रथम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा बाबू? सर आइजक न्यूटन द्वारा की गई थी। जब सेब पेड़ से वो सेब गिरा तो वो सेब नीचे क्यों गिरा? दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि वो पेड़ पे सेब अभी तक लगा हुआ था, तो वो जब टूटा वहाँ से तो नीचे क्यों गिरा, आके नीचे क्यों गिरा, उसका रीजन क्या था? उसके जरिए इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तो आप जितना भी सब कुछ देखते हो फिजिक्स का, सारी चीज़ें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के नियम से गुरुत्वाकर्षण का इन्होंने वहाँ से नियम दिया था। ठीक है, न्यूटन ने इसके संबंधित एक नियम भी प्रतिपादित किया, गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो देखो, न्यूटन जो थे ये आज इनको सब मानते हैं, इन पे पीएचडी करना चाहते हैं लोग। एक टाइम पे ऐसा था कि ये स्कूल से निकाल दिए गए थे क्योंकि ये स्कूल में बहुत ज़्यादा कमज़ोर छात्र थे, पढ़ने में बहुत ही ख़राब थे, इन्हें कुछ नहीं आता था, फेल हो जाते थे, बार बार फेल होते थे। फेल होने की वजह से इन्होंने बाहर निकाल दिया था। इसके बाद इन्होंने अपनी माँ से इन्होंने प्रेरणा ली और इसके बाद इन्होंने जो किया है आपके सामने है। तो आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो। देख रहे हो एक फेलियर बच्चा कहाँ से क्या करके आया, तो आप लोग तो फेलियर भी नहीं होगे। आप लोग क्या कर सकते हो? लाइफ में फेलियर भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं, अगर फेल नहीं होंगे आप तो भी हमें आभास नहीं होता है कि हम कहाँ पे हैं, किस लेवल पे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो 26 का उत्तर आ जाएगा सी, नायलॉन। नायलॉन क्या है? ये एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन, रेशम तथा चमड़ा प्राकृतिक बहुलक है, परंतु नायलॉन एक कृत्रिम बहुलक है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं से बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह एक पॉलीएमाइड रेशों के उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह क्या है बाबू? आप लोग एक बार एमाइड समूह देख लो, बाद में कहोगे सर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो CONH2 यह आपका एमाइड समूह है। CONH2 प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेशा बनाने के लिए 2 एमीन का आप लोग देख लो, एमीन का क्या होगा? तो 2 एमीन है -NH2 होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, -NH2 समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन कौन? देखो -COOH2 नहीं, COOH ही रहेगा खाली। OH के 2 समूह हो। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। तो यहाँ पे कई सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। नायलॉन जो है मानव द्वारा पहला संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य
तापमान पर द्रव अवस्था में है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? तो पारा जो है एक द्रव धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। क्या होता है बाबू? द्रव अवस्था में होता है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। सही उत्तर क्या आएगा? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में जो आधारभूत इकाई होते हैं एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, प्रोटीन वास्तव में एमिनो एसिड की श्रृंखला होते हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में कहीं दिख जाए तो आप लोग याद रखिए कि वास्तव में जो ये होते हैं प्रोटीन्स आर द चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स, ये एमिनो एसिड की श्रृंखला होते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वायरस से फैलता है? तो आपको बताना है कि कौन सा वायरस से फैलता है, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड या कोलेरा। तो ये आपका ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कोलेरा कुछ सुना सुना लग रहा है। कोलेरा शायद चीन में, चाइना में फैल गया है। ये एक वायरस है जिसके ये वायरस छूने से फैलता है, छींकने से, खांसने से, टच करने से ऐसे फैलता है। बहुत ही गंदा वायरस होता है ये। तो चाइना में है, चाइना को मिलाकर कुल 10 देशों में फैल चुका है, जिसमें आपका अमेरिका और क्या बोलते हैं, अमेरिका के साथ कई सारे देश हैं, मुझे याद नहीं आ रहा वो दोस्त। फिलहाल 10 देशों में फैल चुका है। तो हम लोग थोड़ा सावधानी बरतिए। इसको बस सावधानी बरतने का मतलब एक है कि आप कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इनसे बचिए। माने कि आपको सर्दी नहीं होनी चाहिए इस समय किसी भी कीमत पर। सर्दी होने का सबसे बड़ा कारण, अगर सर्दी हुई तो आपके अंदर वो वायरस आने का सबसे बड़ा कारण एक क्या होगा? सर्दी। तो कोलेरा जो अगर आपको हो गया तो आपको पता है कि ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, बहुत ही घातक, जानलेवा होता है ये। तो अच्छा, इसका आंसर नहीं बताएगा। आंसर 29 का होगा ए, इन्फ्लुएंजा। तो जो टाइफाइड रोग है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। किसके? टाइफाइड रोग आपसे पूछा जाता है किस जीवाणु के संक्रमण से होता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है। डिप्थीरिया रोग का कारण कोरोइन बैक्टीरिया, डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया जो क्या होता है? कोरोइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। और कोलेरा या हैजा रोग, इसे आप हैजा रोग भी कह सकते हो। कोलेरा माने हैजा रोग भी इसे आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा जैसे आमतौर पर फ्लू के नाम से जाना जाता है, विषाणु जनित रोग है ये इन्फ्लुएंजा। फ्लू जो होता है ना, फ्लू आपको याद रखा है कि तो ना छूने से आपका फ्लू होता है। 31 क्या कहता है? जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर कितनी है? जो बालिकों की संख्या है वो कितनी है? इकतीस का जो आपका आएगा बी आएगा 899। क्या आएगा? हर 10 साल में आपकी जनगणना होती है। तो जब 2011 में हुई तो उसमें आपकी जो आंकड़ों के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या, शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 बालक पर, सॉरी रुको, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। 31 का जो आपका आएगा 902 आएगा, 902, ऑप्शन गलत हो गया इसमें। 902 प्रति 1000 पे 902। ठीक है, आगे से बोलना नहीं, याद रखना। अगला, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन 32 का मिर्जा गालिब, यानी कि मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली कासगंज में हुआ था। और फिराक का जन्म गोरखपुर में हुआ था। फिराक का जन्म कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। कबीर का जन्म काशी बनारस में हुआ था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी बनारस में हुआ था। फिराक का जन्म गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था, कासगंज, गोरखपुर। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो सीएम कौन नहीं थे भाई?
इनमें से 33 सी उत्तर से आएगा कृष्णचंद्र पंत, ये नहीं थे। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कब से कब तक बाबू? 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक लगातार यूपी के सीएम रहे। हेमवंती नंदन बहुगुणा 8 नवंबर 1976 से 4 मार्च 1974 तक तथा 5 मार्च 1974 से 29 नवंबर तक 1975 तक लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लगातार 2 बार। नारायण दत्त तिवारी 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 तक, 3 अगस्त 1984, 10 मार्च तक 1985 से 1985 तक। ठीक है, 11 मार्च 1985 और 24 सितंबर 1985 और पुनः 25 जून, देखो कितनी बार रहे, 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कृष्णचंद्र पंत जो थे गोविंद वल्लभ पंत के पुत्र थे। किसके? गोविंद वल्लभ पंत के जो ये पुत्र थे, उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद के साथ योजना आयोग के उपाध्यक्ष को संभाला था, बाकी सीएम नहीं रहे थे। अगला, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये गुट निरपेक्ष का आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में। डी उत्तर इसका सही आएगा, बेलग्रेड में। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड। किसकी राजधानी? यूगोस्लाविया की राजधानी है आपकी बेलग्रेड में वर्ष 1961 में 1961 में नेहरू, नासिर तथा टीटो की अगुवाई में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगुवाई में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन 3 जून से 14 जून तक। कब तक? 3 जून से 14 जून तक। 3 जून से 14 जून तक 1992 के मध्य में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन के नाम पर प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से यूरोप और भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका में है? कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से यूरोप और भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका में है? क्वेश्चन नंबर 36 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ग्रीनलैंड। 36 का क्या आ जाएगा? ए। भौतिक, भौगोलिक तथा तार्किक रूप से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का भाग है। भौतिक, भौगोलिक और तार्किक रूप से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का भाग है तथा राजनीतिक एवं ऐतिहासिक रूप से यह यूरोप का भाग है। राजनीतिक और ऐतिहासिक रूप से यह यूरोप का भाग है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से? राजनीतिक दृष्टि से बाबू, तो राजनीतिक दृष्टि और ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रीनलैंड जो है ये क्या है? यूरोप का है। ठीक है, यूरोप में और भौगोलिक दृष्टि अमेरिका में है। तो सही उत्तर क्या आएगा? ग्रीनलैंड। अगर पूछा जाता भौतिक, भौगोलिक और तार्किक रूप से तो ये उत्तरी अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन है, इमोशनली योर्स किसका लोगो है? इमोशनली योर्स कुछ भी पूछ देते हैं यार ये लोग, कैसे काम चलेगा? बताओ क्या पूछा, इसका क्या मतलब है? एयर सहारा का है ये। एयर सहारा एयरवेज, सहारा एयरवेज का है ये। ठीक है, बिल्कुल सहारा एयरवेज। एयर सहारा का स्लोगन लोगो है जिसका वर्तमान में जेट एयरवेज में विलय हो चुका है। जेट एयरवेज क्या पूछते हैं, हद हो गई अब तो। अगला है, इनमें से कौन माध्यमिका स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र के संस्थापक थे? इनमें से कौन माध्यमिका स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र के संस्थापक थे? चलिए जल्दी से बताओ आप सभी लोग, किसका उत्तर क्या आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे सभी लोग कि इसका सही उत्तर क्या आएगा। सही उत्तर क्या आएगा? तो इसका जो सही उत्तर आएगा सी आएगा, नागार्जुन। नागार्जुन, ठीक है, क्या आ जाएगा? नागार्जुन। तो
इनमें से कौन माध्यमिका स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र के संस्थापक थे? तो इसका जो उत्तर जाएगा माध्यिका, कारिका, शून्यता, सप्तति तथा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किसकी? माध्यिका स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र के जनक नागार्जुन की रचनाएं कौन कौन है? तो ये हिंदी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नागार्जुन की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन है? तो नागार्जुन की जो आपकी रचनाएं हैं माध्यमिक, कारिका, शून्यता, सप्तति तथा विग्रह व्यवहार वर्तनी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये हो गया आपके 38 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस सेट के। सर तुमने पूछा, चलिए तो ये आपके हो गए 38 क्वेश्चन। आप लोगों ने कितने सही किए यू कैन कमेंट, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। बाकी आपकी कल से टाइम से क्लास होगी, एक दो दिन आप कभी कभार चीज़ों को समझा करें, मैनेज कर लिया करें, कोई बात नहीं, हो जाता है। अपने लोग हो आप सब लोग, किसको क्या कहूँ मैं, आप लोग बस इतना ही है कि इतना भी प्यार नहीं दे रहे हो, इतना भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो कि क्लास में जब आऊँ मैं तो देखते खुश हो जाऊँ कि वाह आज इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, आज इतने बच्चे जुड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मैंने इसलिए आज कमेंट देखी नहीं एक बार भी, क्योंकि जब कमेंट्स देखता हूँ जो आप लाइव देख चाहते हो तो अंदर से एकदम दिल टूट जाता है कि आपको पढ़ाऊँ, और मैं दिल टूट जाता है कि मैं आपको ना पढ़ाऊँ, तो वो मन नहीं करता है कि ऐसा कुछ हो। इसलिए लैपटॉप को बंद करके साइड में रख दिया, आराम से पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूँ। देखना ही नहीं कितने बच्चे लाइव हैं, 5 भी हैं ना, तो कम से कम पढ़ा तो उनको मन से रहा हूँ, वो चीज़ बेहतर होती है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर करोगे। आज इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इस क्लास में बिल्कुल बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिएगा, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। और इस बार वर्दी की जंग एग्जामपुर क्विज मास्टर के संग, तो आप लोग लगे रहो। कल से आपकी 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज जो है वापस आ रही है, 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है वो वही कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। चलिए थैंक यू।